तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉक। मेरा नाम है अंशिका मिश्रा और हमारा क्लास 12 अकाउंट्स में जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1। नाम है उसका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंट। तो ये क्लास 12 अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 3 है। और जो चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसका भी पार्ट नंबर 3 है। तो इससे पहले हमने दो लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है और दोनों ही लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया वो मेनली थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रैदर ऐसा बोलो ना कि आगे की पढ़ाई के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए भी थ्योरेटिकल जो पोर्शन था उसका इम्पोर्टेंस आपको नजर आएगा। और आज मतलब ये जो लेक्चर नंबर थर्ड जो शुरू होने वाला है, यहाँ से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो जो पिछले दो वीडियो थे वो तो 30 40 50 मिनट का रहा। अब से आपका वीडियो 1 से 1.5 घंटा का हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली सारा का सारा इलस्ट्रेशन इन्हीं वीडियोस में कंप्लीट कराना है। तो वीडियोस को बड़ा रखना पड़ेगा मुझे। तो इससे पहले अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, नहीं तो शायद आपको आगे का समझने में इश्यू आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्लास 11th में जो आपने पढ़ाई किया है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के हिसाब से था। अब जो हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म का होगा। प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता था। पार्टनरशिप में मोर देन वन ऑनर है, यानी पार्टनर्स दो या दो से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को हम अलग अलग पार्टनर्स में बांटते हैं और फिर बैलेंस शीट तो बनेगा। फिर हमने देखा पार्टनरशिप क्या होता है, फिर पार्टनर फर्म फर्मनेंट ये सब देखा था। नेचर ऑफ पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट नहीं है, एक ही है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। फिर हमने फीचर्स देखा था कि टू और मोर पर्सन है। फिर माइनर का कुछ स्पेशल केस होता है वो सब हमने बात किया। मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होंगे, यानी पार्टनर चाहिए होंगे दो, और मैक्सिमम कितने, 50। और जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट प्रिफरेबल है और रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये जो पार्टनरशिप होना चाहिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। पार्टनर्स जो है वो, जो बिजनेस है वो एक या सभी मिलके चला सकते, और जो सारे पार्टनर्स है एक दूसरे में एजेंट ऑफ प्रिंसिपल का रिलेशन। उसके बाद हमने राइट्स ऑफ पार्टनर का बात किया था। फिर पार्टनरशिप डीड का बात हुआ था हमारा। फिर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या वो है लेकिन कुछ प्रोविजंस नहीं है, तो उस केस में कौन एक्शन में आ जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ जाता है, जिसमें क्या बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट वही होगा जो पार्टनरशिप डीड बोल रहा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो उस केस में 6% पर एनम हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा। रेमुनरेशन टू पार्टनर नहीं होगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर जब भी होगा जब ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री टू इट। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। फिर लायबिलिटी देखा था। फिर हमने दो इलिस्ट्रेशन ये किया था। और अब जाके हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बहुत डीप में जाने वाले हैं, अब से आप तैयार हो जाइए। वीडियो का स्ट्रेंथ 1 से 1.5 घंटा, कई बार 2 घंटा भी पहुंच सकता है। ठीक है, कि क्वेश्चन कराने कराने में फ्लो आ जाएगा तो मैं बढ़ा दूंगा लेक्चर को। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल का लिंक सब मिल जाएगा। आप वहां से सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, उसे भी फॉलो कर लेना आप। जो ये हमारा नोट्स है सारा का सारा मैं वहां पे चैप्टर कंप्लीट होते हुए या कुछ पार्ट अगर हो जाएगा तो उसके बाद मैं शेयर कर दिया करूंगा। राइट, चलिए। अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप फर्म जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, अब तक जो हमने पढ़ाई किया हुआ है क्लास 11th में जो हमने पढ़ाई किया वो किस चीज का था, अभी पहले एक बार बेसिक समझते हैं। सीधे मैं हाई लेवल पे नहीं ले जाऊंगा। पार्टनरशिप में मान लो कोई, जैसे हमने क्लास 11th में जो काम किया है वो किसका था, प्रोप्राइटरशिप का था। और यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। तो एक बात बताओ आप, जब प्रोप्राइटरशिप में अगर आपको ध्यान आए तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो हमारा कैपिटल हुआ करता था वो एक ही आदमी था, ऑनर तो एक ही था। तो सीधे कैपिटल को कैपिटल लिख दिया करते थे, क्योंकि कैपिटल कहने का मतलब एक ही ऑनर है, सिंगल ऑनर था प्रोप्राइटरशिप में। तो उसमें
एक ही कैपिटल लिखा है, इसका मतलब वही है, वही ऑनर का पैसा है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है ना कि अलग अलग पार्टनर्स हैं। मान के चलो, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वहां पे दो पार्टनर है, ए और बी। तो ए और बी जो दो पार्टनर है ना, तो उस केस में जो कैपिटल अकाउंट होगा वो ए का कैपिटल अकाउंट अलग होगा और बी का कैपिटल अकाउंट अलग होगा। तो जैसे इसको लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, इसको लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है जो मुझे लगा कि मैं बता दूं। अब बताओ, तो अब एक बात समझ लो आप, अगर आपको आता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करता हूं इस चीज के बारे में। आपको ध्यान होगा कि रूल्स ऑफ जो डेबिट एंड क्रेडिट है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये अब हम धीरे धीरे बहुत ही अच्छे स्टेप पे जा रहे हैं। अब हमें जनएंट्री में पकड़ होना बहुत जरूरी है, फिर जनएंट्री के बाद लेजर बनाएंगे। तो जनएंट्री के लिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जानना जरूरी है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, कौन सा अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। वहां पे क्या बात हुआ था हमारा? ट्रेडिशनल अप्रोच ने ये बोला था कि जो सारे अकाउंट है उनको हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ये ठीक है। तो ये कैसे हम पता करते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन के होने की वजह से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट? मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को ये जानकारी होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इसका बढ़िया से जानकारी होना जरूरी है, और कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो उनको भी ये चीज पता चल जाए। ठीक है, तो थोड़ा जिनको पता है वो धैर्य बनाए रखें। ठीक है। तो देखो, जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा ना, तो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी, सॉरी, जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंट पे उसका इफेक्ट आएगा। जब ये बोला जाता है कि अकाउंट पे इफेक्ट आना, यानी कि अकाउंट में या तो जिस अकाउंट का बात होगा वो अकाउंट या तो इंक्रीज होगा या वो अकाउंट मेरा डिक्रीज होगा। यानी ट्रांजैक्शन होने का मतलब ये होता है कि इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ठीक है। तो अब एक बात आप देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें कोई एसेट अकाउंट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट कर देना। और अगर एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देना। जो सेम एसेट वाला ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट किसका हो जाएगा? एक्सपेंस का भी होगा। यानी एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट और डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। और जो बाकी है, उनका इसका रिवर्स होगा, यानी लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। सेम, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट, और इनकम भी इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। ये ही है हमारा बेसिक चीज जिसके थ्रू कि हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो कोई भी जब आप जनरल एंट्री पास करोगे ना, देखो 11th में आपको ये जानकारी होगा इस चीज का, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन देखोगे और उसका आपको जनरल एंट्री अगर पास करना है, तो आप क्या करोगे कि देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि दी अकाउंट्स इन्वॉल्व। यानी आपको मान लो कोई ट्रांजैक्शन दे दिया गया, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि उस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन। तो आपको पता है कि किसी भी जर्नल एंट्री को पास करने के लिए मिनिमम आपके पास कितने जन अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? 2, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप सबसे पहले क्या पता करोगे कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। फिर अब आप निकालोगे कि उनका नेचर या कैटेगरी क्या है, उन अकाउंट का नेचर या कैटेगरी ऑफ सच अकाउंट। यानी ये जो ऊपर के ये हमारे 5 कैटेगरी है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, इसमें से इनका कौन सा नेचर है ये पता करेंगे। यानी नेचर या कैटेगरी ऑफ सच अकाउंट आउट ऑफ द 5।
ठीक है, सेकेंड ये फैक्टर हो। फिर अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप हमारा होगा कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब मुझे अकाउंट का नेचर पता चल गया, इंक्रीज डिक्रीज पता चल गया, तो इंक्रीज डिक्रीज पे ही तो ये चीज है ना कि इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट, यानी डेबिट क्रेडिट अल्टीमेटली इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली फिर जाके हम ये बताएंगे कि उस जर्नल एंट्री के अंदर वो डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। ये ज्ञान आपको 11th से होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैंने आपको बोला कि सपोज करो कि ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो ए जब पैसा लाएगा यानी कैपिटल लाएगा, ए इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख एज कैपिटल। तो बताओ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो दो अकाउंट है, पैसा लाया तो मान के चलो कैश में लाया तो कैश अकाउंट हो गया, और ये जो पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर का है, कैपिटल की ही फॉर्म में आ रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट हो गया सेकेंड अकाउंट। अब बताओ कैश अकाउंट का नेचर कौन सा है, तो नेचर एसेट है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, वो तो कैपिटल ही है। अब जब पैसा लाएगा तो अल्टीमेटली एसेट मेरा इंक्रीज करेगा, और एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट। वही चीज यूज करके मैं समझा रहा हूँ कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। और कैपिटल का बैलेंस भी इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली कैपिटल इंक्रीज करता है तो डेबिट। तो यहाँ पे मैं जो जनरल एंट्री पास करूंगा वो क्या सीधे लिख दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 5 लाख, यही जनरल एंट्री होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक हो गया कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास किया जाएगा। ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब बात करते हैं कि देखो अल्टीमेटली जो डिफरेंस होगा ना प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में, वो होगा मेरा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट यहां भी सॉल्व होगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोप्राइटरशिप में भी हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उधर भी हुआ था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी बनाएंगे। दोनों का सेम पैटर्न होगा कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंसेस जाते हैं, क्रेडिट में इनकम जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना आपका, इसने आपको क्या दे दिया, या तो नेट प्रॉफिट दे दिया या नेट लॉस दे दिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे दिया। अब इसी नेट प्रॉफिट नेट लॉस को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको करना है टू पार्टनर्स। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही होता है बंटवारा करना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, कोई इशू नहीं है आपको। यानी कि जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट से जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था। अब यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाया जाता, बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या करते थे याद करो आप, क्लास 11 कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है अगर यहाँ पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस के इधर आ जाता था बाई जीपी। और फिर इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा तो यही नेट प्रॉफिट तो अल्टीमेटली मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसी डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम इसको यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट लिख देंगे। ये आगे हमारा बढ़िया से डिटेल में डिस्कशन होगा, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे का मकसद क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको? पार्टनर्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद मेरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन टू दी पार्टनर। यानी पार्टनर्स को कोई भी पैसा दिया जाएगा या पैसा लिया जाएगा, रेदर ऐसा बोलो कि प्रॉफिट और लॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ होगा वो कौन से अकाउंट के में होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब यहां से एक बात समझो कि दो टर्म आता है हमारा। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको हिंदी में बोलूंगा मैं कि प्रॉफिट का बंटवारा, यही बोल सकता हूं ना। तो अगर कहीं पे लिख दिया है अगर कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले ही प्रॉफिट मेरे पास होना जरूरी है? यानी प्रॉफिट होगा तभी तो बंटवारा करोगे। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जब ही होता है जब ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये थोड़ा सा रूड हो गया। ये बोला भाई तुम्हारा प्रॉफिट है या लॉस है, इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि हमें पैसा चाहिए तो चाहिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं, दिस आर द एक्सपेंसेस which are incurred irrespective whether firm is earning profit और लॉस। यानी चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को पे करना पड़ेगा या फर्म को लायबल होना पड़ेगा, फर्म को ये एक्सपेंस मानना पड़ेगा। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन होता है, दिस इज एक्सपेंस्ड या डेबिटेड, बहुत सारा वर्ड लिखा जाता है। मैं अभी समझने का कोशिश करो, थोड़ा बेस बहुत डीप में जाने वाले हैं, बहुत डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। दिस इज एक्सपेंस्ड ओनली व्हेन फर्म हैज इनकम, फर्म हैज रेदर से हैज प्रॉफिट। यानी अगर हमारे पास प्रॉफिट है, देखो चाहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों के केस में क्या मैं डील करा रहा हूं? आपका एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट हो, मैं क्या डील करा रहा हूं? एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट। एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना है, और एप्रोप्रिएशन बोलता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट है तभी देना है। तो एक बात बताओ, एप्रोप्रिएशन वही होता होगा ना, एप्रोप्रिएशन वही होता है जहां पे हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है, यानी ऑल द पेमेंट्स मेड टू पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ गए? यानी कम फर्म जो भी पेमेंट, मैं कई बार पार्टनरशिप फर्म को बोलते बोलते कंपनी बोल दूंगा, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा माफी दे देना, ठीक है, क्योंकि फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से निकल जाता। तो कई बार पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म जो भी अपने पार्टनर्स को पैसा देगी ना, वो जब ही देती है जब तो फर्म को प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ऑल द पेमेंट्स मेड टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और बाकी उसके अलावा जो भी खर्चा है
वो तो देना ही देना पड़ेगा ना, आज दे दो अगर देना है तो, नहीं तो फिर उसको आउटस्टैंडिंग मान लो, बाद में दे देना, ठीक है। तो यहां से एक बात और हम बोल सकते हैं कि ऑल दी expenses debited to trading account or profit and loss account is charged against profit। यानी कि जो कुछ भी फर्म के ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, वो सारा का सारा चार्ज है। जैसे फर्म अपने इंप्लॉइज को सैलरी पे करेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करेगी, ये ध्यान रखना, चाहे वो चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन हो, वो एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है, ना कि रेवेन्यू के बारे में। मैं एक दो बार और ये बात आपको रिपीट करता रहूंगा कि एक्सपेंसेस बात करता है, एक्सपेंसेस के बारे में बात होता है कहाँ पे, चार्ज और अप्रोप्रिएशन। इनकम के साथ उसको रिलेट मत करना, ठीक है। चाहे कंपनी सैलरी पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, और बहुत सारा चीज होता है जो जो डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गया, जो भी डेबिट में आता है, कमीशन एक्सपेंस हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या है, वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वैसे ही हम आगे थोड़े थोड़े देर बाद देखेंगे कि पार्टनर्स को फर्म पे करती है, बल्कि हमने ऑलरेडी देखा है पिछले क्लासेस में, क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, फिर सैलरी या रिम्यूनरेशन या कमीशन देती है, सैलरी टू पार्टनर्स। चाहे फर्म क्या देती है, या कमीशन, ये सब जो भी नाम से बोलो, तो ये सब फर्म जनरली जब ही देती है जब फर्म को ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया होगा, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने बोला कि जो भी फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, वो कहाँ कौन से अकाउंट के थ्रू होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो डेबिटेड होंगे, कहां से डेबिटेड, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डिफरेंस है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने बोला कि ऑल द एक्सपेंसेस पेड टू द पार्टनर आर, ऑल द एक्सपेंसेस पेड टू द पार्टनर आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं फिर से एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट को आप देखो। आपको अगर नोट्स अपना बनाना है, मेरा साथ साथ स्टॉप करके वीडियो को आप नोट्स लिखते रहना। देखो जनरली जब मैं लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा, उस टाइम मत लिखना, नहीं तो कंसंट्रेशन आपका डाइवर्ट होगा और आपको समझ में कम आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, लिखो, बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो बस आप मेरे पे फोकस करो। वीडियो को बंद करके फिर आप लिख लो, फिर से वीडियो ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ऑल दी payments made by firm to partner are appropriation of profit। लेकिन इसका एक्सेप्शन, देखो कई बार क्या होता है ना, जो फर्म है ना, मैं उसको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये हमारा फर्म, फर्म में तीन पार्टनर है, ए बी और सी। तीनों ने 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख पैसा इन्वेस्ट किया। टोटल पैसा कितना हो गया, ये तीनों, ये पैसा गया यहाँ पे, और टोटल फंड कितना हो गया, कैपिटल के नाम से आ रहा होगा, तीनों का मिला के अगर बात किया जाए तो 23 लाख, ठीक है। अब फर्म को और पैसा चाहिए, तो ए ने बोला एक काम करो, मैं इस लोन, लोन दे रहा है, ए ने क्या दिया, फिर फर्म को लोन दिया, मान के चलो 7 लाख का लोन दे दिया। देखो जो कैपिटल वाला पैसा दिया वो तो निकालने में इश्यू होगा, लोन इसलिए दिया क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए फर्म को पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो ए ने फर्म को लोन दे दिया। अब इस लोन पे फर्म क्या देगी, इसको इंटरेस्ट देगी।
इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। तो ये फर्म के एंगल से क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा। और ये एक्सपेंस फर्म किसको दे रही है, अपने ही पार्टनर को दे रही है। लेकिन ये पार्टनर को पार्टनर बनने की वजह से नहीं दे रही है, पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर ने फाइनेंस किया था फर्म को। तो लोन अगर फर्म बाहर से भी लेती फिर भी वो इंटरेस्ट पे करती। तो पार्टनर के पास था, पार्टनर ने ही दे दिया। तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेप्ट पहला कि अगर फर्म पे करती है, ध्यान रखना फर्म पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल द पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द पार्टनर आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट पहला इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। ठीक है। अब दूसरा एक और है, मान लो फर्म को अपने ऑफिस खोलने के लिए बिल्डिंग चाहिए था रेंट पे। अब एक बी जो पार्टनर है उसके पास एक बिल्डिंग है, तो उसने बोला कि एक काम करो फर्म, तुम बाहर से रेंट पे लोगे ही ना बिल्डिंग, एक काम करो मेरा वाला ही बिल्डिंग रेंट पे रख लो और मुझे, अच्छा रेंट रेंट पे ले लिया, तो रेंट पे ले लिया तो अल्टीमेटली रेंट पे करेगी ना फर्म इसको। लेकिन एक बात बताओ, ये रेंट जो पे कर रही है वो पार्टनर बनने की वजह से नहीं पे कर रही है, फर्म ने बिल्डिंग रेंट पे लिया था इस पार्टनर से, इसलिए रेंट पे हो रहा। तो ये भी पार्टनर के कैपेसिटी में नहीं। तो दूसरा एक और क्या चीज आ गया कि रेंट पेड टू पार्टनर, यानी कि ऑल द पार्ट पेमेंट्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू द पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट दो, और ये दोनों क्या हो जाएगा फिर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो बताओ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिटेड टू, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये फर्म जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है या रेंट पेड टू पार्टनर है, ये दोनों फर्म चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, वो देना पड़ेगा उसको। ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ये तो मैंने समझा दिया और इस चीज को मैंने बहुत बढ़िया से लिखाया भी है। तो यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है, वो तो मैं समझा रहा था, यहाँ पे अब आते हैं। चलिए, तो दो टर्म्स है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चाहे फर्म को लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा देना पड़ेगा, और वो डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होता है, चाहे फर्म, जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी देना होगा। ये हर वो पेमेंट जो पार्टनर को करती है उसको अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। ठीक है। तो इट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी ऑलरेडी नेट प्रॉफिट हमारा आ चुका है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और इसको कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बात करते हैं तो ये फर्म के एंगल से एक्सपेंस होता है। यानी हम यहाँ पे एक्सपेंस को बाइफरकेट कर रहे हैं कि कौन सा फर्म का ऐसा एक्सपेंस है जो कि चार्ज है और कौन सा एप्रोप्रिएशन है। कई बार आप आगे जाके कंफ्यूज होगे, बोलोगे इनकम को भी आप बाइफरकेट करने लगोगे, लेकिन इनकम को बाइफरकेट करने का जरूरत नहीं पड़े। जो हम बाइफरकेट करते हैं एक्सपेंस को कर जनरली। अब यहाँ पे वही बात रिपीट हुआ क्या, जनरली ऑल द पेमेंट्स मेड बाय फर्म टू द पार्टनर आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब वो कहाँ चला जाता, ऑल द पेमेंट मेड बाय फर्म टू द पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला कि एक्सेप्ट, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, एक्सेप्ट, क्या बोला, एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में क्या बोला
कि दो चीजें यहाँ पे एक्सेप्शन में है, कौन कौन से, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों हमारे हो जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये कहाँ चले जाएंगे, डेबिटेड टू, डेबिट टू पी एंड एल। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस चीज को भी समझो, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं। अब क्लास 11th से ये चीज आपको समझाया जा रहा है कि जो आप अकाउंट्स बनाते हो ना, तो अकाउंट्स हमेशा किसके एंगल से बनाते हो, फर्म के एंगल से। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अकाउंट्स ही पार्टनर का बना रहे हो, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस में है, वो क्वेश्चन में हमेशा हम अकाउंट्स फर्म के एंगल से सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकाउंट फर्म के एंगल से बनाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। क्लास 11 से आपको ये बात बताया जा रहा है कि हम बिजनेस का अकाउंट्स देखते हैं, ना कि उनके मालिकों का। तो अब ध्यान दो, अगर ये पार्टनर है और ये फर्म, ये कौन है, ये हमारे पार्टनर्स, ये हमारे पार्टनर्स हो गए और ये हमारी फर्म हो गई। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, अगर फर्म को लोन दिया, ध्यान रखना, लोन बाई पार्टनर टू फर्म, लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया, और किसको मिला, फर्म को। तो बताओ इस टाइम एंट्री क्या करेगी फर्म, फर्म के पास पैसा आया, हाँ पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक बात बताओ, फर्म के लिए एक नया लायबिलिटी खड़ा हो गया ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से, तो डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक बात बताओ, क्या इसी टाइम मैं पार्टनर के यहाँ जाके सोचूं, नहीं, सोचने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, फर्म का, तो फर्म के एंगल से अभी बात हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो आप, कि फर्म ने भी तो, फर्म से भी तो पार्टनर लोन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी देखो, लोन बाई, लोन दे कौन रहा है, फर्म, किसको दे रहा है, टू पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री अलग होगा। अब यहाँ पे फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, तो पहले तो एक बात बताओ, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो बैंक अकाउंट एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो चाहे कैश बोलो या बैंक बोलो, तो टू बैंक या कैश, सेम यहाँ भी, अगर जो भी, यहाँ भी कैश और बैंक कुछ भी कर दो। अब फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रही है, तो उनसे लेने का भी वापस अधिकार है ना। यानी फर्म जो लोन दे रही है, यानी लोन एडवांस कर रही है पार्टनर को, तो वापस भी आएगा, तो फर्म के लिए वो एसेट, तो एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट। तो इसको किसी भी नाम से रख सकते हो, तो लोन टू पार्टनर अकाउंट, इसका नेचर क्या होगा, हमारा एसेट, लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत, कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो आप बता देना। यानी पार्टनर ने फर्म को दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, इन दोनों का, दोनों के टाइम का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री अभी बाकी है, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं इस वाले केस को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। यानी लोन किसने दिया, यहाँ पे लोन दिया है, फर्म ने दिया है, सॉरी पार्टनर ने दिया फर्म को। तो अब बताओ इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगी। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, डेबिट टू। अब यहाँ पे दो तीन सिचुएशन बन जाएगा, क्या ये हो सकता है कि इंटरेस्ट बना और इंटरेस्ट पे हो गया, तो टू बैंक भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पार्टनर और फर्म में डीलिंग हुआ कि एक काम करो, इंटरेस्ट में कैश में नहीं लूंगा। देखो अगर कैश में या बैंक में ले लिया तो ये एंट्री हो गया। कई बार उनके बीच में एग्रीमेंट हो सकता है कि एक काम करो, कैश बैंक में मत दिया करो, आप हमारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उस पैसे को। तो फिर क्रेडिट किसको कर दोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट को। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी नहीं दिया, कोई बात नहीं, बाद में दोगे, कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी खड़ा कर दो। तो ये तीनों हो सकते। मैं कोई आपको एक आंसर नहीं बताने में, मैं हर प्रोस्पेक्ट आपको दिखाऊंगा, सही क्या है वो आप क्वेश्चन बताएगा आपको, ठीक है।
तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा फर्म के लिए, तो डेबिट कर दिया हमने टू बैंक। अगर पैसा पे हो गया, अगर ऐसा उनमें डील है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही क्रेडिट कर दो, मान लो यहाँ पे जो लोन लिया था वो 10 लाख था, 10% का साल का इंटरेस्ट है, 1 साल कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख बढ़ा दो। तो अब बताओ 1 साल बाद जो पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला केस फॉलो हो रहा है पार्टनर्स लोन अकाउंट वाला, तो 1 साल के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट में बैलेंस कितना फिर बताएगा, 10 लाख के बजाय 11 लाख हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डीलिंग हुआ होगा कि जो बैलेंस होगा इंटरेस्ट वाला वो फ्रॉम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ वाला केस फिर मैं कैरी करता हूँ। यहाँ पे लोन किसने दिया था, फर्म ने दिया था पार्टनर को। तो बताओ यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट इनकम होगा, तो इंटरेस्ट इनकम है इस केस में, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट कर दिया, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गया। अब डेबिट किसको करेंगे, अगर पैसा बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू आ रहा है तो वहां पे डाल दो। ये हो सकता है कि अभी हमारा जो इनकम आना था इंटरेस्ट के नाम से वो बाद में आएगा, अभी नहीं मिला तो उसको एक्रूड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारे लिए एसेट होता है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं। या इनके बीच में ये भी एग्रीमेंट हो सकता है कि जो लोन वाला अमाउंट है, लोन टू पार्टनर उसी में ऐड कर दो जैसे उसमें था, इसी को डेबिट कर दो। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो इसको भी मैंने डिस्कशन कर दिया आपके साथ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बात हुआ कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर भी फर्म को दे सकता है और फर्म भी पार्टनर को दे सकता है। एक बात मैं आपसे करूं, याद आ रहा है कि जो पार्टनर और फर्म के बीच का जो भी संबंध है वो कहाँ लिखा होता है, जो रिटेन एग्रीमेंट है वो कहाँ पे होता है, पार्टनरशिप डीड में। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के बारे में तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है उस केस में कौन आएगा पिक्चर में, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और याद है आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जोर जोर से चीख चीख के क्या चिल्लाता है बताओ आप, चीख चीख के वो चिल्लाता है कि इंटरेस्ट और ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 666%। कितना लोन पे इंटरेस्ट है, 6%। यानी कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे साइलेंट है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 6%। मैं आपसे एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछता हूं जो कि बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है। और क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन ये है कि ये लोन कौन सा वाला का बात है, पार्टनर ने जो दिया है फर्म को वो वाला है केस 1, या दूसरा केस जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है वो वाला। तो आप ध्यान से देखो, तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन कौन दे रहा है, पार्टनर अगर दे रहा है, लोन कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है फर्म को, उस केस में 6% बोलता है। कौन बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में आ रहा है तो जो ये 6% वाला प्रोविजन होता है वो पार्टनर टू फर्म वाले लोन में होता है और ना कि फर्म टू पार्टनर, इस केस में लागू नहीं होता है। यानी कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और क्या इंटरेस्ट उसके फर्म को मिलेगा, अगर ये पार्टनरशिप डीड पे नहीं लिखा है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 आएगा पिक्चर में तो उसमें हमारा उस केस में 0% हो जाएगा। ये ध्यान रखने का बात, ठीक है। ये आगे एक क्वेश्चन भी है इस पे, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड्स जब साइलेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6%, फर्म ने पार्टनर को दिया तो 0%। चलिए, तो यहाँ पे दोनों बात साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो आप आंसर दें। पहला केस हमारा क्या है, पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने दिया है लोन फर्म को, यानी कि फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो तो पहला क्या हुआ, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ लोन गिवन या रिसीव, यानी लोन देने लेने के टाइम क्या एंट्री होगा, फर्म के लिए पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए एक नया लायबिलिटी हो गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर फर्म ने लोन दिया है तो उस केस में फर्म देगी तो टू बैंक, और एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा लोन टू पार्टनर, तो वो डेबिट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना आप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा, ये जो साइड में बॉक्स में क्या लिखा उसको थोड़ी देर बाद में भी बता। फिर इंटरेस्ट ऑन सच लोन। अब ऊपर वाला जो लोन है उस पे इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एक बात बताओ, हम किसका अकाउंट बनाते हैं, फर्म का अकाउंट बनाते हैं। तो जो लोन पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो उसपे जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हो गया। और क्रेडिट हो गया, मैंने अभी बताया था आपको कि बिजनेस सिचुएशन, अगर बैंक के थ्रू पैसा आ गया तो टू बैंक। अगर बोला गया कि नहीं कोई बात नहीं, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस है, जैसे ऊपर ही वाला ये वाला जो बैलेंस है, तो वैसे ही उसी में जोड़ के रख दो, तो वो इंक्रीज होता रहेगा। और लास्ट में जब पूरा पैसा वापस किया जाएगा तो पूरा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही चीज होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो फर्म के लिए इनकम है, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट कर दिया। पैसा अगर आया है तो बैंक तो डेबिट कर दिया। अगर पैसा नहीं आया, और ये बात है कि लोन में ही ऐड कर दो, यानी फर्म ने जो लोन दिया है एसेट है, उस एसेट में बढ़ा तो बाद में पूरा जोड़ के एक साथ ही मिलेगा। अच्छा, ये आपको पता है ऑलरेडी क्लास 11 से कि जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है वो बाद में किस में ट्रांसफर हो जाता है, पी एंड एल में। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हुआ, तो यही इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कौन हो जाएगा, पी एंड एल अकाउंट। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्रेडिट हुआ, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर्स लोन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो, हाँ यही बात जो अभी मैं ऊपर बता रहा था आपको, क्या कि जो ये है, एक सेकेंड, इन केस ऑफ लोन, यानी अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, इंटरेस्ट विल बी एज पर एग्रीमेंट। जो भी पार्टनरशिप डीड बोलता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट होगा। एंड इन नो एग्रीमेंट या एग्रीमेंट बट साइड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या है और वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर पे कुछ बात नहीं किया, तो अभी ऊपर मैंने बोला था उस केस में 0% होता है। और सेम केस अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता तो वही पे 6% हो जाता है। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन यानी पार्टनर टू फर्म विल बी पेड एज पर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो चलेगा, नहीं है इफ नो सच एग्रीमेंट एग्जिस्ट, और इफ एग्जिस्ट नो प्रोविजन फॉर सेम, देन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे वो 6% होगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो गए ना कि यहाँ पे भी ये चीज 6% यहाँ पे यूज कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं कि लोन किसने किसको दिया। जो 6% वाला प्रोविजन है, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ आपको, जो ये 6% वाला प्रोविजन है ये उस लोन पे है जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ये जो लोन रीपे होगा, जब ये लोन रीपे होगा तो पार्टनर्स, पहला वाला यानी कि पार्टनर ने फर्म को दिया था, पार्टनर ने फर्म को दिया था, फर्म के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब वापस हो जाएगा तो डिक्रीज होगा तो डेबिट हो गया। बैंक बैंक से पैसा जाएगा तो एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। सेम यहाँ पे बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट, और लोन टू पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। अगला बात बोल रहा है कि लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आर टू बी मेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। यहाँ पे यही बात ऊपर भी बॉक्स में बोला गया था। क्या बोला कि पार्टनर को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्म के अंदर जो अकाउंट यूज होता है, आपको पहले ही पता है क्लास 11th में भी, जो ऑनर था, जो प्रोपराइटर था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोपराइटरशिप फर्म में अकाउंट यूज होता था वो कौन सा था, कैपिटल अकाउंट। तो सेम पार्टनरशिप फर्म के केस में भी पार्टनर को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट मेंटेन होता, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक हिदायत दिया गया है। हिदायत क्या है कि अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है ना, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मत डाल, उसके लिए सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट शुरू करो। ठीक है, तो कंपल्सरीली नीड अ सेपरेट लोन अकाउंट। एक बात और ध्यान रखो, जब बाद में जाके पार्टनरशिप बंद होती है ना, तो हायरार्की बना हुआ होता है कि किनको पैसा पहले मिलेगा। तो सबसे लास्ट में होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स लोन अकाउंट उससे पहले आता है, इसीलिए सेपरेशन जरूरी भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
कि हायरार्की ऑफ रीपेमेंट ऑफ फंड्स के केस में पार्टनर्स लोन अकाउंट को पहले पेमेंट होता है, उसके बाद जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को होता है। ठीक है। कैन यूज सेपरेट लोन टू पार्टनर अकाउंट और कैन पास थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब फर्म ने लोन दिया है ना, जब लोन फर्म दे रही है पार्टनर को, तो यहाँ पे फर्म ने चॉइस दिया। यहाँ पे अकाउंटिंग के केस में आपको चॉइस मिला, और वो कुछ चॉइस कुछ इस प्रकार था कि एक काम करो, या तो आप लोन टू पार्टनर अकाउंट सेपरेट बना लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्या होता है करेंट अकाउंट धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, सिंपल आप समझो कि या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट कर लो, लेकिन ये चॉइस आपको जब पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को उस केस में नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी यही बोल रहा है, क्या लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आर टू बी मेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। उसके बाद एट, हाँ यहाँ पे बता ही दिया ये चीज कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन, यानी पार्टनर जो फर्म को लोन दे रहा है, इज पेबल बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अभी मैंने बताया कि हायरार्की बना हुआ है कि जब फर्म बंद होगी, बंद होने को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। तो डिसोल्यूशन के केस में पार्टनर्स लोन अकाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले पैसा मिलता है, वो जब पूरा हो जाता है पार्टनर्स का, तब जाके क्या होता है हमारा, तब जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पैसा मिलता है। तो अब हम शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैं सारा का सारा इलिस्ट्रेशन कराऊंगा टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन ऐसे ही सामने आपको दिखता रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, चैनल को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छा खासा टाइम लगाएंगे। आपको इसके अलावा कोई ट्यूशंस नहीं लेना है। टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, इंस्टाग्राम को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करते रहना। ठीक है। तो अब आते हैं हम इलिस्ट्रेशन 3 पे। बोल रहा है कि अखिल अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल कितना था, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2024 अखिल एंड भरत गेव लोन ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। द पार्टनर हैव नॉट एग्रीड ऑन द इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय पार्टनर। एक बात तो पहले आप ये बताओ कि ये वाला जो लोन है हमारा वो कौन सा है, पार्टनर टू फर्म है? पूरा एनालिसिस होगा, पूरा पूरा, या फर्म टू पार्टनर। तो आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे अखिल एंड भरत गिव लोन, यानी ये सिंपली सा इंडिकेट कर रहा है कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म। फिर नीचे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पार्टनर हैव नॉट एग्री टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है। तो सिंपली सा ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस पार्टनरशिप डीड वैसे तो होगा क्योंकि एग्रीमेंट नॉट एग्रीड ऐसा कुछ बोल रहा है, यानी मे भी पार्टनरशिप डीड है, लेकिन उस पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बात नहीं हुआ है, ये बोल रहा है। एक बात बताओ, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को और इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में कुछ बात नहीं हुआ है, तो उस केस में कौन आ जाएगा पिक्चर में, इंडियन पार्टनरशिप एंड 1930। तो वो जो 6% वाला प्रोविजन है यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि ये है हमारा पार्टनर टू फर्म लोन। अगर ये फर्म टू पार्टनर होता तो वहां पे 6% वाला प्रोविजन नहीं लगा। ठीक है। चलिए, लोन कब दिया गया है, 1 अक्टूबर को। किसने दिया है, अखिल ने और भरत। अखिल और भरत ने लोन दिया है। अखिल ने दिया है 4 लाख और भरत ने दिया है हमें 2 लाख। क्या रेट है, 6/100 और इंटू 6/100 दोनों ही केसेस में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितने महीने के लिए, 6 महीने। तो 6/12 और 6/12, तो ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 12,000, ये वाला आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6,000। यानी जो अखिल को इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, वो 12,000 और भरत को 6,000। ये बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट टू पार्टनर, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बताओ चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन? तो चार्ज, यानी कि फर्म उनको जब भी हर केस में पे करेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है।
तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो केस 1 बोल रहा है कि इफ प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज इतना, यानी इस इंटरेस्ट से पहले। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम टाइप बना रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इस केस में 3 केस है। पहला केस क्या बोलता है कि मुझे प्रॉफिट है 25,000, दूसरे केस में बोला 15,000 का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, और तीसरे केस में लॉस है 25,000 का। तो मैं तीनों को साथ साथ क्वेश्चन करा रहा हूं। यहाँ पे 25,000 का, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 25,000, यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे 25,000 का लॉस है। तो आपको पता है कि लॉस को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर, राइट। चलिए, उसके बाद मैंने वहां से माइनस किया, क्या वहां से माइनस करना है हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो वो तो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो देना ही देना है। तो यहाँ पे 12,000 माइनस करो, और यहाँ पे 6,000 माइनस करो, यहाँ पे 12,000 माइनस करो, और यहाँ पे 6,000 माइनस करो, यहाँ पे भी 12,000 माइनस करो। देखो, आप एग्जाम में जब सॉल्व करना है, या जो आप सॉल्व करोगे ना, अलग अलग केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे ऐसे, मैंने तीनों को एक साथ कंपेयर भी करा दिया और बढ़िया प्रेजेंटेशन भी लग रहे हैं। लेकिन आप ये मत फॉलो करना, आप सिंगल सिंगल सारा करना, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहला वाला केस प्रॉफिट था 25 और 18 माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली कितना बच गया? 7,000। दूसरे केस में आपको प्रॉफिट हुआ था 15,000 और इंटरेस्ट दोनों मिला के 18,000 है। तो बताओ, 15,000 प्रॉफिट और आपको 18,000 का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है। तो बताओ, देना पड़ेगा? हाँ। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये तो माइनस होगा ही होगा। तो 15 में से 18 माइनस हुआ, तो यहाँ पे मेरा अल्टीमेटली लॉस हो गया 3,000। और थर्ड केस में तो ऑलरेडी लॉस है 25,000 का, और 12 6 18 और माइनस होगा, तो 18 प्लस 20 आपका कितना हो गया? 43,000 का लॉस हो। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब ये 7,000 है मेरे से, ये 7,000 है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो अखिल और भरत का जो बीच में एग्रीमेंट था, अखिल और भरत, उनका रेशियो था 2 और 3। तो 2 और 3 के हिसाब से जो 7,000 बटेगा वो कितना कितना बट जाएगा? जो ये मेरा 7,000 है वो रेशियो क्या है? 2:3 में ऐसे लिख रहा हूँ, 2/5 और 3/5, राइट। चलिए, ये कितना हो गया? 2:3। एक सेकेंड, ये 2 और 3 अखिल और भरत के लिए, हाँ। तो ये 7,000 जो बटेगा वो 2/3 में, तो 2842 होगा। ये 3,000 का लॉस है अखिल और भरत पे, 1200 और 1800 डिवाइड हो जाएगा, और 43,000 को जब 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 17,200 और 25 8 हो गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को केवल मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग एंगल से सब कुछ बात कर रहा हूँ। शायद ये क्वेश्चन आप अगर यहीं पे छोड़ दो फिर भी आंसर आपका, क्वेश्चन ने यही मांगा था, इस लाइन तक ही अगर छोड़ दो इसके ऊपर तो भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2024, 2 लाख। एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा चार्ज, ऑल द पेमेंट्स मेड टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट दो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, ये दोनों क्या है हमारे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। It was agreed that interest will be paid 12% per annum. Interest are paid by check up to इतना and on 1 April इतना, sorry, up to February 25. Interest was paid by check up to February 2025 on 1 March इतना, and balance was paid on 5th month। यानी कहने का मतलब 31 मार्च 2025 को एक महीने का पेमेंट ड्यू था, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी आउटस्टैंडिंग था। पास दी जनरेंटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। केवल इंटरेस्ट का ही मांग रहा एंट्री, लेकिन मैं आपको सारा एंट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लोन है वो किसने किसको दिया है? पार्टनर ने दिया है फर्म को, ये ध्यान रखना। अब इस केस में ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड में, तो 12%, तो 6% जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला है वो प्रिवेल नहीं करेगा, फिर तो पार्टनरशिप डीड होगा।
अब अगर मैं बोलूं कि 1 सितंबर 2024 को क्या फर्म ने एंट्री किया होगा, तो फर्म के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, बल्कि पार्टनर का नाम है तो विजय लोन बोल देंगे। विजय लोन अकाउंट, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी होगा, कितना है 2 लाख और 2 लाख बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम विजय, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 1 मार्च को हमने पेमेंट किया इंटरेस्ट का, 1 मार्च को फर्म ने पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो टू बैंक हो गया। ये वो वाला प्रोविजन है, मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट में या तो बैंक से पे कर दो, नहीं तो लोन वाले ही में जोड़ दो। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमने इंटरेस्ट पे किया, तो टू बैंक कितना हो गया अमाउंट, ऐसे कैलकुलेट करो, 2 लाख का 12/100, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और फेब, तो 5 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, तो 5/12, तो ये हो जाएगा आपको 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000, तो 10,000 आपको। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा, बैंक के पास पैसा गया और ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट एक्सपेंस ही सीधे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से तो पैसा गया, इतना 10,000। अब 31 मार्च को और एंट्री हो रही, अगर आप 31 मार्च को बात करो तो 31 मार्च को 1 महीने का पेमेंट अभी आपका ड्यू है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ गया तो डेबिट, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 2,000, तो 2,000 और 2,000 ये ड्यू हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट अल्टीमेटली फर्म ने क्या, अच्छा, अब 31 मार्च को ही एक और एंट्री होगा, क्या 31 मार्च को ही एक और एंट्री होगा P&L में ट्रांसफर करने का, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, और वो कितना हो जाएगा 10,000 और प्लस 2,000, तो 12,000 इंटरेस्ट के नाम से पूरे साल में है, तो 12,000 होगा। और फिर 4 अप्रैल को बाकी पैसा पे हुआ है, यानी बाकी कहने का मतलब 2,000, तो पे हुआ, तो अब ये आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा, तो ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा 2,000, समझ रहे हो। शायद क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं मांगा था, लेकिन मैंने पूरा फ्लो दे दिया। पहले तो सारा इलस्ट्रेशन कराऊंगा और सारा इलस्ट्रेशन भी आपको अलग अलग एंगल से मैं सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। अच्छा, एक माइन्यूट सा एरर है, आप प्लीज माफ कर देना मुझे, ठीक है। मुझे मंथ्स कैलकुलेट करने में थोड़ा सा इशू हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और फेब, यहाँ पे 6 महीने आ रहा था, तो ये 5 नहीं 6 है, और ये 10 नहीं 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 12 हो गया, ये तो 2,000 रहेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन एरर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, और ये जो है ये 12 की जगह 14,000 हो जाएगा, और ये 2,000 तो ये 2,000 ही रहेगा, ठीक है, यानी कि मैंने 5 महीना ले लिया था तो वो 6 महीना है, ठीक है। चलिए, कोई ज्यादा बड़ा एरर नहीं है, मुझे आता नहीं है पढ़ाना। चलिए बहुत डीप जाने वाले हैं, अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो चुका होगा, और आ जाए बढ़िया से समझ में तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर जो बोल रहे थे आप सही है, कि बहुत डीप में जा रहे हो आप, और आपको अगर जरूरत नहीं है कि डीप में जाओ तो आप बता देना। अच्छा, इसके बाद में मैं रिविजनरी सेशन भी लाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन बस ऐसे डिस्कस डिस्कस करके पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा के डिस्कशन करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देव जसपाल एंड प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रेम हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द फर्म, यहाँ पे रिवर्स हो गया, बाकी दो केस में किसने लोन दिया था, पार्टनर ने दिया था फर्म को, और इस केस में फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। मैं फिर से पढ़ रहा कि प्रेम हैड टेकन, लिख दिया ना, प्रेम ने लिया था लोन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2025 पर 5,05,000 नेसेसरी जनरल एंट्री। अब लोन लिया, मैं पूरा बताऊंगा, केवल इन्होंने इंटरेस्ट का मांगा, लेकिन मैं आपको पूरा लोन देना लेना सब कुछ। अब फर्म के लिए लोन देना हुआ, तो फर्म का पैसा कब दिया था, 1
जैन को, तो फर्स्ट जैन को फर्म एंट्री क्या करेगी, फर्म के यहाँ से पैसा जाएगा तो टू बैंक, कितना पैसा गया, 5 लाख, 5 लाख। और फिर उसके बाद डेबिट किसको करेंगे, लोन टू, क्या नाम है, लोन टू प्रेम, ये फर्म के लिए एसेट हो जाएगा। लोन टू प्रेम डेबिट 5 लाख टू बैंक। ठीक है। अच्छा, बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, तो ये वही गेस करने का कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी हम लोग थ्योरेटी में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। क्या कि ये लोन फर्म दे रही है पार्टनर, तो पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा तो पहले तो हम देखने जाएंगे कहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो जैसे ही हम देखने जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो वो क्या बोलेगा हमें कि मैं जो 6% बोलता हूँ वो पार्टनर ने फर्म को दिया होता तो 6%, और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0%। दूसरा बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री हो चुका है और वो है 10%, तो 31 मार्च को क्या एंट्री करेंगे बताओ। तो फिर 31 मार्च को अब ये देखना है कि फर्म जो जसपाल सॉरी जो प्रेम है वो बैंक से भी पैसा दे सकता है, और नहीं तो बोल सकते हैं एक काम करो जो लोन है उसी में जोड़ दो। ठीक है। कितना, 5 लाख इंटू 10/100, यहाँ पे महीना सही से निकालना 3 महीना। ठीक है, 3/12, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 12,500। तो टू में क्या डाल देंगे, टू इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट जो है फर्म के लिए इनकम होगा क्योंकि फर्म ने ऊपर लोन दिया है, कितना, 12,500। फिर सेम डे यानी 31 मार्च को ही दूसरा एंट्री फिर फर्म करेगी, उस एंट्री में क्या होगा, एक और एंट्री करेगी फर्म, और उस एंट्री में फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट, सॉरी, एक सेकंड, तो 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। तो इंटरेस्ट इनकम जो ऊपर डेबिट हुआ उसको यहाँ पे क्रेडिट, सॉरी, ऊपर जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसका यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और ट्रांसफर क्या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 12,500 और 12,500। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये हो सकता है कि प्रेम ने लोन दे दिया, लोन पे जो इंटरेस्ट बना वो दे दिया, तो दे दिया होता तो बैंक में डाल देंगे, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो अब क्या एज्यूम करोगे वो आप देख लेना। ठीक है, दोनों ही लिख देना, सबसे बढ़िया है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 6, राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर इन अ फर्म। राकेश, गौरव और कबीर आर पार्टनर इन अ फर्म, द फर्म हैड गिवन लोन टू कबीर। यहाँ पे भी किसने लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को दिया है। ठीक है, कब दिया, 1 अक्टूबर 2024, कितना, 6 लाख। इंटरेस्ट वॉज एग्रीड, 10% इंटरेस्ट वॉज पेड बाई टेक चेक अप टू इतना बाई कबीर ऑन इतना, एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड बाय हिम। चलो इसको भी मैं वैसे चाह रहा था कि मैं ये छोड़ दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ फिर से। यहाँ भी ऑलरेडी एग्रीमेंट है, कोई इशू नहीं है। एग्रीमेंट है तो वो प्रोविजन नहीं लगेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वैसे भी यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि जो लोन दिया है वो हमने पार्टनर को दिया है। चलिए, फर्म ने लोन दिया है, कब दिया, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को फर्म क्या एंट्री करेगी, टू बैंक, और लोन टू कबीर, तो लोन टू कबीर एसेट हो जाएगा, कितना, 6 लाख और 6 लाख। यहाँ तक कोई इशू नहीं है आपको। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 10 मार्च को फर्म को पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट कर देंगे, और किसके करस्पॉन्डिंग मिला, इंटरेस्ट इनकम के करस्पॉन्डिंग मिला, कितने दिनों तक का पैसा मिला, फेब तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, 5 महीने का पैसा मिल गया। तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 5/12, ये हो जाएगा आपका 25,000।
ठीक है। और उसके बाद फिर 31 मार्च आएगा। तो कहने का मतलब 31 मार्च को एक महीने का पैसा पूरे मार्च वाला ड्यू रह गया ना। तो 31 मार्च को फिर क्या करेंगे, एक महीने वाला पैसा को हम एक्रूड मानते हुए उसको एंट्री देंगे। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट, या इसको हम लोन टू कभी भी डाल सकते हैं, इसको डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट इनकम। एक महीने का इंटरेस्ट बाकी था तो वो हो गया 5,000। और 31 मार्च को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा मेरा, तो उसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम को हम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना, ये 25,000 और ये 5,000, कितना हो गया 30,000 और 30,000। और कुछ बोला था क्वेश्चन में, बैलेंस वाज येट टू बी पेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में डाल दो, एक्रूड में, या लोन का ही अमाउंट। देखो लोन का जो अमाउंट बढ़ा होगा तो लोन भी ऑलरेडी हमारा एसेट है, एसेट बढ़ जाएगा, या एक नया एसेट एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से बना दो तो वो भी एट लास्ट एसेट को ही बढ़ाएगा हमारे। अब बात करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर। तो ऑलरेडी हमने जो बात किया है उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि देखो, ऑल द पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट टू पेमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। These two, that is interest on loan and rent paid to partner, are charged against profit. यानी this will be paid irrespective of companies earning profit or loss. चलिए, तो देखो रेंट क्या होता है, पार्टनर के पास एक बिल्डिंग था या जो भी कुछ था जो फर्म अगर इससे नहीं लेती तो मार्केट में किसी और से लेती, तो पार्टनर के पास ऑलरेडी अवेलेबल था तो फर्म ने उनसे ले लिया। तो अब उसके लिए फर्म रेंट पे करेगी ना, तो वो रेंट फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। रेंट जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। तो रेंट जब पे करेगी तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम अकाउंट्स किसका बना रहे हैं, फर्म का बना रहे हैं। तो पार्टनर को क्या मिला नहीं मिला वो भाड़ में गया, हम किसके यहाँ पे से दिमाग लगा रहे हैं, फर्म के यहाँ से। तो फर्म के लिए रेंट एक्सपेंस है तो रेंट को डेबिट कर दिया और टू कैश से बैंक हो गया। अच्छा, अगर पेमेंट नहीं करते तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता। अब बाद में जब P&L बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सिंपल। चलिए, तो अरुण एंड रमन आर पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल, ये आगे आएगा, इस वर्ड पे ध्यान मत दो, केवल कैपिटल समझे। ठीक है, अरुण एंड रमन आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 10 लाख कैपिटल था और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को रेंट पे दिया, कितना मंथली रेंट था, 5,000। The firm paid him रेंट अप्रैल से लेके फरवरी, यानी कि 11 महीने का जो रेंट था 5,000 के हिसाब से, यानी 55,000, वो पे हो गया 1 मार्च को। तो 1 मार्च को एंट्री क्या होगा, बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक, और ये हमारे लिए रेंट एक्सपेंस है। यहाँ पे वो नाम वगैरह डालने का कोई जरूरत ही नहीं है। रेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक 55,000। अब आगे बोला रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज येट टू बी पेड। तो 31 मार्च को क्या करेंगे, 31 मार्च को एक महीने का रेंट एंड ड्यू रह गया, तो रेंट एक्सपेंस 5,000 हो गया, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारे लिए लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में दिखाना मत भूलना, बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा। टू 5,000 हो गया। उसके बाद अल्टीमेटली हम क्या करेंगे 31 मार्च को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रेंट, कितना 55 और 5 60,000। ठीक है, ये सिंपल है, ये ज्यादा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या पार्टनर्स फर्म ने दिया पार्टनर को या पार्टनर ने फर्म को जो लोन है, वो वाला थोड़ा इशू है। रेंट वाले में ज्यादा इशू नहीं, यही 2-3 एंट्री है। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम मैनेजर्स कमीशन। देखिए, फर्म मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर को
इंसेंटिव देती है और उस इंसेंटिव को लिंक कर देती है कंपनी फर्म। मैंने ऑलरेडी बताया फर्म को मैं कई बार कंपनी से डिनोट कर दूंगा, तो आप उसको मैनेज कर लेना। तो फर्म जो है वो मैनेजर है, उसको कमीशन देगी, कमीशन को लिंक कर देगी या तो सेल से या प्रॉफिट से, ताकि कि दोनों को, फर्म को भी बेनिफिट हो और फर्म को भी बेनिफिट हो, मैनेजर को भी उसका कमीशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या है, एक्सपेंस है या नहीं? एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस के बाद आप सोचा करो कि ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, तो बताओ चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन? तो ये चार्ज है, यानी कि मैनेजर को अगर बेनिफिट, मैनेजर कमीशन के लिए एलिजिबल हो गया तो फर्म पेमेंट करने के लिए बाध्य है, उसको देना ही पड़ेगा, यानी दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देना चार्ज है। रेदर ये समझो ना कि हर एक पेमेंट जो पार्टनर को दिया जा रहा है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, वो हमारे लिए अप्रोप्रिएशन है, बाकी सभी कुछ हमारे लिए चार्ज है। तो मैनेजर्स कमीशन पार्टनर को थोड़ी ही दे रहे हैं, तो चार्ज तो वहीं से हो गया। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन इज पेड टू मैनेजर, किसको पे करते हैं हम? इज पेड टू मैनेजर हु इज एन एम्प्लॉय टू द फर्म। और एम्प्लॉय को जब हम पे करें तो एम्प्लॉय हमारा पार्टनर थोड़ी है। अगर पार्टनर के कैपेसिटी में ये कमीशन पे कर रहे होते तो चलो सोचते भी, जब पार्टनर को पे ही नहीं करे तो सोचना ही नहीं, ये तो चार्ज हो गया सीधे सीधे। तो मैनेजर कमीशन इज पेड टू द मैनेजर हु इज एन एम्प्लॉय टू द फर्म एंड इट इज कंपल्सरी इन नेचर। कंपल्सरी हो गया, इसका मतलब ये क्या है? सो शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये जो चार्ज है तो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम मैनेजर को पेमेंट करेंगे तो बैंक से टू बैंक हो जाएगा, और मैनेजर कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो गया। और बाद में जो ये 31 मार्च को ही जो ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और मैनेजर कमीशन को जो ऊपर यहाँ पे डेबिट हुआ था उसको यहाँ पे नीचे, जो ऊपर यहाँ पे डेबिट हुआ यहाँ पे नीचे में हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस पे पर्टिकुलरली हमारे पास क्वेश्चन ये, मैंने सोचा कि मैनेजर कमीशन को यहाँ पे हम डील कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे पार्टनर को जब कमीशन मिलेगा उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहता था पार्टनर का कमीशन अलग हो सकता है और मैनेजर का कमीशन अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो, ये वीडियो 1-1.5 घंटे का हो गया, आगे आने वाला वीडियो तो 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा भी जा सकता है। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक इलिस्ट्रेशन को बहुत एंगल से मैं एक ही डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इलिस्ट्रेशन को डिस्कस करूंगा। जो बैक साइड के क्वेश्चन है उसका वीडियो कुछ दिनों बाद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आप सभी को पढ़ के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना जो भी सुझाव है, जो भी आपका एडवाइस है, क्वेश्चन है, तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।